गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 सामाजिक परिवर्तन एक घुनत एवं स्थायी का अगला पार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक का नाम है जाति व्यवस्था का प्रादुर्भाव। जाति व्यवस्था ये कहना मुश्किल है कि कब से भारत में जाति प्रथा का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब जाति प्रथा कब से भारत में चली गई, ये इसका कहना तो मुश्किल है। लेकिन विद्वान इसके बारे में विभिन्न दृष्टिकोण है। जो विद्वान है इसके बारे में अलग अलग धारणाएं देते हैं, अलग अलग उनका दृष्टिकोण है। ठीक है। जाति प्रथा और भारतीय संविधान। जाति प्रथा और भारतीय संविधान कब आया? ठीक है। वह वैदिक काल में वैदिक काल में वैदिक काल में एक शब्द है वर्ण का प्रयोग समाज में श्रेणीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। जो वैदिक काल था उस समय जो वर्ण एक शब्द है, उसको श्रेणियों में बांटने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। जैसे उन दिनों किसी भी जाति का होना जन्म से नहीं माना जाता था, अपितु उसके द्वारा अपनाए गए व्यवस्था से रखा जाता था। उस समय क्या था कि उसके जन्म से नहीं माना जाता कि किस धर्म में जन्मा या किस में जो जन्मा, उस समय उसके वो क्या कार्य करता है उससे उसे उसकी उसमें बांटा जाता था, जाति में बांटा जाता है। ठीक है। ऐसा था। प्रारंभ में वैदिक समाज 4 जातियों में विभक्त हुआ करता। जो प्रारंभ में जो पहले क्या था, जो वैदिक समाज वो 4 जातियों में विभक्त हुआ था, जो व्यक्ति के स्वयं के व्यवसाय वैकल्पिक चुनाव के आधार पर थे। वो व्यक्ति के व्यवसाय के वैकल्पिक चुनाव पर आधारित होता कि वो क्या कार्य करता, उस पर आधार पर निर्धारित होता था। कालांतर में वैदिक समाज व्यक्तित्व के जन्म के आधार पर विभक्त हो गया, ना कि व्यवसाय के आधार पर। कालांतर में क्या हो गया, वैदिक काल में जो था कि थोड़ा बहुत तो चल ही रहा, मतलब कि जो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या कार्य है, उसके आधार पर तुम्हें जाति में बांटा जाता है। लेकिन कालांतर में क्या होने लगा, कालांतर में ये होने लगा कि जो वैदिक समाज जो तुम क्या कार्य कर रहे हो उसके आधार पर तुम्हें बांटा जाता है। लेकिन कालांतर में ऐसा नहीं था। कालांतर में कि तुम किस जाति से हो या तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं उसके आधार पर तुम्हें जाति में बांटा जाने लगा। ठीक है। व्यवसाय वो कालांतर में व्यवसाय पे ना बांट के तुम्हारे पिता क्या कार्य करते हैं उस पर बांटने लगे। ठीक है। अनेक प्रजातियों के लोग भारत में समय समय पर आते रहे। अब क्या हुआ कि भारत में अनेक प्रजाति के लोग समय समय पर आते रहे। ठीक है। अब इस आते रहे वे यहाँ स्थायी लोगों में के आपस में मिल गए। वे यहाँ के और जो स्थायी लोग थे, जो यहाँ के मूल निवासी थे, उनके साथ घुलने मिलने लग गए। ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप जातियों में विभाजन बढ़ता चला गया। अब इससे क्या हुआ, इसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि जो जातियाँ था उनमें विभाजन बढ़ता चालू हो गया, बहुत ज़्यादा स्तर पर बढ़ने लग गया। ठीक है। समय के साथ साथ ही बदलते हुए आर्थिक परिस्थितियों में भी जातियों के विभाजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय के साथ साथ भी जो समय जैसे जैसे बीतता गया उससे बदलते हुए आर्थिक परिस्थिति ने भी जातियों में विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय ने भी जो जाति विभाजन है उसमें बहुत तरीके से भूमिका निभाई। कुछ जातियों को अछूतों के रूप में जाना जाने लगा। जो कुछ जातियाँ थी उनको अछूतों के रूप में जाने जाने लगा। ठीक है। इसमें सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा दिया और जातिगत संग्रह की शुरुआती हुई। इसमें क्या हुआ, जो सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा दिया और जातिगत संग्रह की शुरुआत हुई। ठीक है। जो जाति में जो लोग हैं उसकी जो संख्या थी उनको बढ़ावा देने लगे, संगतों को बढ़ावा देने लग गए। ठीक है। वर्तमान के अनुसार समाज में जातिगत दुर्प्रभाव प्रजातंत्र और सामाजिक सामान्य के लिए एक बड़ा खतरा है। देखो वर्तमान में जो आज के समय में जो जाति का दुर्भावना है, जो जाति के आधार पर अगर तुम कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, या छोटी जात का या बड़ी जात का, और जो सामाजिक समन्वय के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है कि अगर आज भी अगर हम उसी उसमें मान लेंगे कि ये छोटी जात का उस जात का, तो समाज में बहुत बड़ी खतरा है इसके लिए कि मतलब ये फिर वही आ जाएगा जैसे पुराने ज़माने होता था कि ये छोटी जात का ये कार्य नहीं कर सकता, वैसा होने लग जाएगा अगर वर्तमान में ये दोबारा से आए तो। ठीक है। अब हमारा दूसरा है कि सामाजिक और धार्मिक सुधारों के प्रयास। अब सामाजिक और धार्मिक सुधारों के प्रयास कैसे किए गए समाज में कि ये जातिवाद न है, उसे देखो। धार्मिक सुधारक जैसे भगवान बुद्ध और भगवान महावीर और अन्य सामाजिक सुधारक जैसे अन्य राजा राममोहन राय और स्वामी विवेकानंद जी ने जाति व्यवस्था की समाप्ति के लिए बड़े कार्य किए। देखो अब समाज में सुधार आया, उसके लिए जो हमारे जैसे धार्मिक सुधार के लिए क्या किन किन लोगों ने कार्य करे, जैसे भगवान बुद्ध और भगवान महावीर और अन्य सामाजिक सुधारक जैसे राजा राममोहन राय हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, ने जाति व्यवस्था की समाप्ति के लिए ना बहुत बड़े कार्य करे, कई मुहिमें चलाई गई। ठीक है। 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी जाति व्यवस्था की समाप्ति के लिए विशेष रूप से अछूत व्यवस्था की रूपी सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए सतत प्रयास किया। गांधी जी ने भी जो जातिवाद है उसकी समाप्ति के लिए नहीं एक
विशेष रूप से अछूत व्यवस्था के रूप, जो अछूत लोग होते थे, अछूत व्यवस्था के रूपी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए एक प्रयास किया उन्होंने भी। उन्होंने नीची जातियों के व्यक्तियों को हरिजन कहा गया। उन्होंने जो नीची जात के लोग थे उन्हें हरिजन के रूप में जाने लगे, ठीक है, वो हरिजन कह के उन्हें नीची जातियों को बुलाते थे। अब इसमें क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1891 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक का यह जन्म महावीर जाति में हुआ था। देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1981 ईस्वी से 1956 तक हुआ, मतलब 81 में जन्म होता है, 1956 में शायद उनका ध्यान होता है, जन्म महावीर जाति में हुआ था, ठीक है, उनका जन्म महावीर जाति में हुआ था, जिसको उस समय अछूत समाज के रूप में, महावीर जो भीमराव अंबेडकर जो जाति में हुआ उन्हें अछूत जाति में गिना जाता, ठीक है, अछूत जाति के रूप में जाना जाता था। वहाँ भी बहुत बड़े जाति व्यवस्था की दुर्भावनाओं को दूर करने के कार्य करने वाले प्रणेता थे। वहाँ भी बहुत बड़े जाति व्यवस्था की दुर्भावनाओं को दूर करने के लिए, मतलब उस समय भी जो जातिवाद है उस दुर्भावनाओं को दूर करने के लिए कार्य करने वाले प्रेरणार्थ थे, मतलब प्रेरणाग्रस्त लोग थे। बाद में बहुत से राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, नागालैंड, मिजोरम इत्यादि केवल इनके विशिष्ट जनजातीय संस्कृति के आधार पर स्थापित किए गए थे। जो भारत में जो ये राज्य हैं, इनका केवल उनके विशिष्ट जनजातीय संस्कृति के आधार पर ही स्थापित किए गए थे। अब हम अध्ययन विषय करेंगे, कुछ जातियों के बारे में हम जानेंगे, जैसे गौड़ एवं अहम जनजाति के बारे में जानेंगे। गौड़ आदिवासी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गौड़ जो आदिवासी मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्व महाराष्ट्र, उत्तरी आंध्र प्रदेश और पश्चिमी उड़ीसा इत्यादि राज्यों में निवास करते हैं, ठीक है। ये इन्हीं राज्यों में निवास करते हैं। ये क्षेत्र गोंडवाना के नाम से भी जाना जाता है। ये क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? गोंडवाना के नाम से, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में गोंड आदिवासी जनजाति की सबसे बड़ी जनसंख्या रहती है। इनको गोंडवाना के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो ये छत्तीसगढ़ जो राज्य है, यहाँ गोंड आदिवासी जनजाति सबसे अधिक रूप से रहती है, ठीक है। 20% से अधिक गोंड आदिवासी जनसंख्या इस राज्य में बस्तर क्षेत्र में निवास करती है। 20% से भी ज़्यादा अधिक गोंड आदिवासी जनसंख्या इस राज्य में बस्तर क्षेत्र में निवास करती है, इस क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है, इसलिए इसे गोंडवाना निवास करते हैं, ठीक है। अब व्यवस्था कैसी है इनकी? गोंड आदिवासी जनजाति के मुख्य व्यवसाय जुताई और कृषि कार्य हैं। अब जो गोंड आदिवासी है, उनकी जो आदिवासी जो जनजाति है, उनके मुख्य व्यवसाय क्या है? जुताई और कृषि कार्य, ठीक है। वे शिकार और मछली पकड़ने के साथ साथ ही अन्य भोजन सामग्री की एकत्र करते रहते हैं। वो शिकार भी करते हैं, मछली पकड़ते भी और अन्य भोजन इकट्ठा करने अगले भोजन सामग्री भी एकत्र करते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ अच्छे शिल्पकार भी हैं और छोटे मोटे धातु के सामान बनाते हैं। ये कुछ छोटे मोटे धातु के सामान भी बनाते रहते हैं जो रोजाना के प्रयोग में आते हैं। अब ये कुछ ऐसे सामान आते हैं जो रोजाना के उनके प्रयोग में आते हैं, ठीक है। गोंड आदिवासी में शिक्षा का स्तर आज भी बहुत निम्न है। आज भी जो गोंडवाने आदिवासी लोग, उनका जो शिक्षा का स्तर है ना, वो बहुत निम्न है। विवाह विच्छेद होना, पुनः विवाह, देखो, विवाह विच्छेद होना, पुनः विवाह और विधवा विवाह गोंड समाज में सामान्य है। जो क्या होगा कि विवाह विच्छेद होना, पुनः विवाह होना, या मतलब बाल विवाह होना या पुनः विवाह होना या विधवा विवाह गोंडवाना में सामान्य है। गोंडवाना लोग भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। गोंडवाना लोग क्या है? ये भूत पिशाच में ना बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसके अधिकांश लोग आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पकारी प्राप्त किए हुए हैं। इनके जो अधिकांश लोग हैं आर्थिक रूप से पिछड़े एवं अल्पाधिकारी प्राप्त किए हुए हैं। अब हम जानेंगे ओम आदिवासी जनजाति के बारे में। असम राज्य का शब्द ओम, जो ओम किससे? असम राज्य का नाम शब्द ओम से प्रेरित होकर पड़ा है, ठीक है, असम का नाम। 13वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी लगभग 13वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी लगभग 6वीं शताब्दी तक 1228 ईस्वी से 1826 ईस्वी की ओम आदिवासी जनजाति में असम में उत्तर पूर्वी भाग पर शासन किया। जो ओम जनजाति है, उन्होंने 1228 ईस्वी से 1826 ईस्वी तक उत्तरी पूर्व भाग पर शासन किया। इन लोगों ने ओम जनजाति मूलतः चीन में संबंध रखती है। जो ओम जनजाति है वो मूलतः मतलब वो जो मूल रूप से चीन से संबंध रखती है, ठीक है। वे पहले उत्तरी बर्मा में आकर बसे। जो
पहले वो लोग उत्तरी वर्मा में आकर बसे और उसके पश्चात असम में बस गए। वो पहले उत्तर में बसे थे लेकिन बाद में वो आगे पश्चिम उसके पश्चात असम में बस गए। ठीक है, उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ संघर्ष किया और अपनी शक्ति को स्थापित किया। उन्होंने स्थानीय लोगों जो वहाँ के मूल निवासी थे उनके साथ संघर्ष किया और अपनी शक्ति को स्थापित किया। साथ ही उन्होंने बंगाल के सुल्तान और मुगलों से भी संघर्ष किया। उन्होंने क्या किया कि जो बंगाल के जो सुल्तान थे, मुगल थे, उनसे संघर्ष किया, लड़ाई की। ठीक है, सरायघाट के युद्ध में, जो सरायघाट का एक युद्ध हुआ था, युद्ध में अहोम सेनापति लाची बोरफुकन ने मुगल सेना को वर्तमान काल के गुवाहाटी शहर की बाह्य सीमा परिधि में पराजित किया। जो अहोम सेनापति जो था लाची बोरफुकन, उसने मुगल सेना वर्तमान में जो गुवाहाटी शहर है वहाँ बाह्य सीमा है वहाँ उसको परिधि के जो है वहाँ पे पराजित किया। मुगल शासक जो औरंगजेब था, यदि बाद में राजधानी गढ़गान पर आधिपत्य जमाने में सफल हुआ। जो औरंगजेब था उसने बाद में वहाँ अपना आधिपत्य मतलब वो जीतने में सफल हुआ, लेकिन वह इसके मुगल शासन के अधीन नहीं रख सका। वो इसको ना मुगल शासन के अधीन नहीं रख सका। अहोम लोग की शक्ति 18वीं शताब्दी के क्षीण पड़ गई। जो अहोम लोग थे उनकी जो शक्तियाँ थी ना वो 18वीं शताब्दी तक ना कम होती चली गई, मतलब ताकतें कम बढ़ती चली गई। वर्मी सेना के अहोम राज्य पर आक्रमण कर, जो वर्मी सेना थी उन्होंने अहोम राज्य पर आक्रमण कर दिया। एक कठपुतली राज्यों को नियुक्त कर दिया। अब जो हो गया, उन्होंने आक्रमण कर दिया और एक कठपुतली राज्य को नियुक्त कर दिया। बर्मा लोगों को अंग्रेजों के द्वारा पराजय ने उनको 1826 ई में डुबाया। यंडाबू की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर दिया। जो अंग्रेजों के द्वारा वर्मी में जो वर्मी के लोगों की अंग्रेजों के द्वारा जो पराजय हुई, तो 1826 में उन्हें यंडाबू की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर दिया गया और इसके साथ ही अहोम शासन का अंत हो गया। अब इसके साथ क्या, जो अहोम शासन था उसका अंत हो गया। प्रारंभ में अहोम लोग अपने पारंपरिक धर्म को मानते थे। प्रारंभ में जो अहोम लोग थे वो पारंपरिक धर्म को, जो उनका पारंपरिक धर्म था, उनको मानते थे। ताई भाषा बोलते थे। वो कौन सी भाषा बोलते थे? ताई भाषा बोलते थे। समय के साथ साथ उन्होंने असमिया भाषा और हिंदू धर्म को अपना लिया। ठीक है, उन्होंने समय के साथ साथ उन्होंने असमिया भाषा और हिंदू धर्म को अपना लिया। वे इन्हें इतिहास का अच्छा लेखन रखते हैं। वे अपने इतिहास का अच्छा लेखन, वो क्या है, अपने जितने भी इतिहास में जो भी हो वो उसका अच्छे से इतिहास में लिखा हुआ है उनका। उनको उनके द्वारा संजोकर रखे गए तिथि ग्रंथों में द्वारा तीर्थ ग्रंथों है, जो उनके ग्रंथ है उनके द्वारा, जिनको वे बुरंजी कहते हैं। वो क्या कहते हैं? बुरंजी के नाम से जाना जाता था। यह माना जाता है कि बुरंजी भारत में इतिहास लेखन में ऐसे पहले उदाहरण थे। जो भारत के जो इतिहास लेखक थे ना उसके उदाहरण थे ये बुरंजी। ठीक है, सुहागमुंग ऐसा प्रथम अहोम शासक था जिसने हिंदू नाम स्वर्ण नारायण को 15वीं शताब्दी में प्रारंभ किया। जो कौन था उसने, जिसने हिंदू नाम है उसको स्वर्ग नारायण को 15वीं शताब्दी में प्रारंभ में अपनाया था। ठीक है, अब यह चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट हो या कुछ भी हो, आप मुझसे स्कूल में आके पूछ सकते हैं। ठीक है, जब भी मेरे को समय होगा या तो मैं आपको बता दूंगा। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।